सुप्रभात बच्चों। आइए आज कक्षा 9वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 का पाठ 5 करते हैं। तो पाठ का नाम यहाँ दिया गया है हामिद खां। तो चलिए बच्चों आज इसे हम पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी समाचार पत्र की खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आया। ठीक है, बताया है कि तक्षशिला कहाँ है, पाकिस्तान में, ये बताया है। और तक्षशिला में क्या हुआ, आगजनी की घटनाएं हो गई, मतलब उपद्रवियों द्वारा वहाँ आग लगा दी गई। तो जब लेखक ने ऐसी खबर पढ़ी तो कहते हैं कि मुझे हामिद खां याद आया। मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान मेरे हामिद खां को की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। ठीक है, तो लेखक ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना, मतलब उसकी दुकान को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो हमें देखना है कि लेखक और हामिद खां की कैसे क्या दोस्ती है, कि कैसे मिले वो, क्या इसमें बताया जाएगा, वो हम पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, कि जो लेखक और हामिद खां की दोस्ती कैसे हो गई थी। अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गया था। एक और कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। लेखक कहता है कि अभी 2 साल ही बीते हैं कि लेखक कहाँ गए थे, तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गए थे। और कहता है कि बहुत कड़कड़ाती धूप थी, भूख प्यास के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था लेखक का। तो कहते हैं कि फिर मैं एक गांव की ओर निकल पड़ा स्टेशन से। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार, जहाँ कहीं नजर जा पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही दिखी। कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे। ठीक है, वहाँ पर क्या देखा लेखक ने, कहता है कि जो गलियाँ थी वो कैसी थी, हस्तरेखाओं के समान, मतलब जो हमारे हाथ में रेखाएं होती हैं कितनी पास पास होती है ना, एक दूसरे के बिल्कुल सटी हुई, बहुत छोटी बहुत, तो वहाँ भी बहुत पतली पतली गलियाँ थी बिल्कुल। ठीक है, और कहते हैं कि जहाँ भी नज़र पड़ी बहुत गंदगी थी, मच्छर थे, धुआं था, सभी जगह गंदगी नज़र आ रही थी लेखक को, कहीं चमड़े की बदबू आ रही है। और कहते हैं कि जो पठान लोग थे वो अपनी अलमस्त चाल में चलते नज़र आ रहे थे, मतलब वो मस्ती में अपना चल रहे थे। चारों तरफ चक्कर लगा लिया पर अभी तक कोई होटल नज़र नहीं आया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की ज़रूरत ही क्या होगी। अब लेखक ने, क्योंकि उनको भूख लगी हुई थी तो वो होटल ढूंढ रहे थे, तो कोई होटल नज़र नहीं आया। फिर कहते हैं कि मन में सोचा कि इस गांव में होटल की ज़रूरत क्या होगी। ठीक है ना, गांव में तो होटल होते ही नहीं है वैसे भी। ठीक है, तो लेखक ने भी यही विचार उनके मन में कि गांव में भी क्या ज़रूरत है होटल की, इस गांव में तो कोई ज़रूरत नहीं होगी। वैसे ही इतनी गंदगी वगैरह दिख रही थी उनको, तो उनको लगा कि नहीं, हाँ होटल की ज़रूरत ही क्या होगी, इसलिए होटल नहीं भी हो सकता यहाँ। अचानक एक दुकान नज़र आई जहाँ चपातियाँ सेकी जा रही थी। चपातियों की सेंधी महकने से मेरे पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया कि प्रदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। लेखक ने क्या किया, लेखक कहते हैं कि अचानक फिर उनको एक दुकान नज़र आई जहाँ पर चपातियाँ सेकी जा रही थी। तो कहते हैं कि मेरे पाँव चपातियों की महक को सूंघ करके, और जैसे ही मुझे इस चपातियों की महक आई तो मेरे पैर अपने आप ही दुकान की तरफ मुड़ गए। और मैंने अपने अनुभवों के आधार पर ये तो जान लिया था कि प्रदेश में, कि कभी भी दूसरे देश में आपकी जो मुस्कुराहट होती है वही आपकी रक्षा करती है, वही आपकी हेल्प करती है। ठीक है, कहता है इसलिए मैं भी मुस्कुराते हुए दुकान में घुस गया। ये उसकी दुकान का व्यू दिखाया गया है, जो हामिद खां है। ठीक है, लेखक और हामिद खां के आपस में बातचीत।
ठीक है, उसका व्यूज़ यहाँ पर दिखा रखा है पिक्चर में। उसके बारे बताया है बाद में। एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियाँ बना रहा था। जो ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह बेपरवाही के साथ तीखी नज़र से मुझे निहारे जा रहा था। ठीक है, लेखक जब दुकान के अंदर घुस गए तो कहते कि एक अधेड़ उम्र का पठान था वहाँ पर, ठीक है, जो अंगीठी पर चपातियाँ सेक रहा था। अधेड़ उम्र होती है बच्चों जो ढलती उम्र, ठीक है, तो थोड़ी मतलब आधी उम्र, मतलब 50 के आसपास जो होता है बंदा, उसके बाद की जो उम्र हम अधेड़ उम्र बोलने लग जाते हैं उसको, ठीक है, 40-50 की उम्र वाले को। क्योंकि इस युग में जो हम 100 साल की उम्र मान के चलते हैं ना, तो उस हिसाब से आधी उम्र को अधेड़ बोल देते हैं, जो ढलने लग जाती है उम्र एक इंसान की, इसलिए। तो कहते हैं कि वो पठान था, वो चपातियाँ बना रहा था, और कहते हैं कि जैसे ही मैंने दुकान में प्रवेश किया, उसने मेरी तरफ घूर कर देखा। ठीक है, कहते मैं फिर मुस्कुरा दिया, लेकिन फिर भी वो तो उसके हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो देखे ही जा रहा था, मुझे देखे ही जा रहा था। ठीक है, खाने को कुछ मिलेगा, मैंने धीमी आवाज़ में पूछा। अब कहीं किसी दूसरे देश में जाते हैं तो फिर ऐसे ही होता है ना कि पता नहीं बात समझ पाएगा अगला या नहीं समझ पाएगा। थोड़ा लेखक ने भी इसलिए क्योंकि एक तो वो घूर कर देख रहा था, तो वैसे ही लग जाता है कि पता नहीं कि कैसा इंसान है, ऐसे क्यों देख रहा है, तो लेखक ने भी इसलिए धीमी आवाज़ में पूछा कि खाने को कुछ मिलेगा, चपाती और सालन है, वहाँ बैठ जाइए। उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। कहते चपाती मिलेगी और सालन मिलेगा। ठीक है, सालन मतलब कोई भी जो सब्जी थी उनकी, ठीक है, या कोई भी जो मीट वगैरह होगा या फिर सब्जी भी होगी, और सब्जी का मसालेदार शोरबा बोलते हैं ये सालन को। ठीक है, हम लोग जैसे सब्जी बोलेंगे। कहते हैं कि उसने इशारा किया कि बेंच की तरफ कि वहाँ पर बैठ जाइए, ये चपाती है और सब्जी है, ये उसने उनको बता दिया। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा। बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन, धूल से सनी दीवारें, एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दढ़ियल बुढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान को भुला रखा था। ठीक है, बताया कि मैं बेंच पर बैठ गया, लेकिन क्योंकि गर्मी से उनका बुरा हाल था, कहते बेंच पर बैठ गया, फिर मैं अपने ही रुमाल से हवा भी करने लगा। और मैंने कहते हैं कि दुकान के अंदर मैंने थोड़ा झांक कर देखा तो कहते बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन था। ठीक है, कोई सलीके से नहीं कर रखा था, बिना सलीके से यूं ही इधर उधर से हाथ मारकर उसको लीपा हुआ था। कच्ची मिट्टी से लीपते हैं ना, तो वो लीपा हुआ आंगन था, धूल से सनी दीवारें थी, खाट पड़ी हुई थी, मतलब चारपाई एक पड़ी हुई थी जिस पर एक कहते हैं कि दाढ़ी वाला बूढ़ा था, वो हुक्का पिए जा रहा था, और कहता है कि वो अपनी मस्ती में पी रहा था, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, उसको कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसने कोई ध्यान नहीं देना था, मतलब इस तरह वो अपनी मस्ती में पी रहा था। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। कहते हैं कि पठान ने फिर मुझसे पूछा, बात करने उसने शुरू की, जो घूर कर उन्हें देख रहा था। कहते उसने पूछना शुरू किया कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मालाबार के, मैंने जवाब दिया। उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? ठीक है, वो उससे ऐसे पूछ रहे हैं कि आपस में बात करनी उन्होंने शुरू कर ली। कहते मैंने बता दिया कि मैं मालाबार का हूँ, तो फिर उसको शायद थोड़ा उसको आइडिया हुआ, तो उसने कहा कि ये शायद हिंदुस्तान में ही है। ठीक है, तो लेखक ने बोला हाँ, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे, कि जो भारत का दक्षिणी छोर है, ठीक है, तो मद्रास से आगे है थोड़ा। क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है।
उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? कहते हैं कि उसने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ फिर से पूछा कि भाई हिंदू है तो फिर शायद मुसलमानी होटल में खाना नहीं खाएंगे। तो फिर उसने बताया कि क्या आप एक मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? तो लेखक कहते हैं क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। ठीक है, बेखटके मतलब बिना किसी चिंता के, बिना रोक टोक के कि चलो वहाँ चलते हैं, कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। क्योंकि वहाँ उसके हामिद खां क्या होगा ना कि हिंदू के अलग होटल रहे होंगे, मुसलमान के अलग, एक दूसरे के होटल में वहाँ नहीं जाते होंगे। तो ये सवाल इसलिए उन्होंने लेखक से किया कि भाई वो हिंदू है तो क्या पता मुसलमानी होटल में खाना ना खाए। ठीक है, इसलिए उन्होंने ये बात उनसे पूछी। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे वहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है, हम सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने पहली मस्जिद का निर्माण किया था। जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कुंडुगल्लूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। ठीक है, तो लेखक ने ये सारी बातें जब उनको बताई, कहते कि वैसे भी वो जब मैंने खाने की बात करी तो वो मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। लेखक कहते कि मैंने उसे गर्व के साथ बताया कि हमारे यहाँ पर हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं होता, सब मिलजुल कर रहते हैं। हमारे राज्य में कहते हैं कि हमारे राज्य में तो पहली जो मस्जिद का निर्माण था हमारे ही राज्य में हुआ था। हमारे राज्य में एक जगह है कोंडुगल्लूर, वहाँ पर उसका निर्माण हुआ था। और हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के झगड़े नहीं के बराबर होते हैं। ठीक है, लेखक ने फिर ये बातें भी उनको बताई हामिद खां को। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आँखों से देख सकता। ठीक है, क्या आँखों से देख सकता? जो ये बातें उन्होंने बताई है कि इस तरह वहाँ लोग रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं या नहीं रहते हैं। कहता ये चीज़ें काश कि ऐसा हो जाता कि मैं भी आपके मुल्क में आके ये सब देख सकता। ठीक है, वो भी मतलब अच्छा इंसान था, मिलजुल कर रहने वाला, तो उसे ये सब चीज़ें अच्छी लगी। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? मैंने पूछा। लेखक कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है? मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं। कहते आपकी बातों पे तो मुझे पूरा यकीन हो रहा है, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं हो रहा कि आप हिंदू ही हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फ़ख्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को किसी मुसलमान के सामने ऐसे नहीं कह सकता कि जैसे आपने इतने फ़ख्र के साथ बातों को बता दिया। उसकी नज़र में हम आतताइयों की औलादें हैं। ठीक है, कहते हैं कि उसकी नज़र में हम क्या है? आतताइयों की औलादें। जो अत्याचार करने वाले लोग होते हैं ना, उनको आतताई बोलते हैं। कि यहाँ के जो हिंदू है वो तो ऐसे समझते हैं, हमें कह रहे हैं कि मुसलमानों को वो ऐसे समझते हैं। हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है, यही हमारी नियति है। ठीक है, कि हमारा ऐसा नियति मतलब भाग्य होता है कि हमारा ऐसा ही भाग्य है कि हमें अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है। उसकी आवाज़ में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। लेखक कहते हैं कि वो बिल्कुल सच बोल रहा था, वहाँ ऐसा ही होता है। आपका शुभ नाम? मैंने पूछा। हामिद खां। वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान हैं। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतज़ार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। फिर उन्होंने बताया कि अभी सालन पक रहा है, मतलब जो सब्ज़ी थी वो बन रही है, तो आप अभी 10 मिनट तक वेट करो। तो लेखक इंतज़ार करने लगा। अरे ओ अब्दुल, हामिद खान ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। एक छोकरा जो दौड़ता हुआ आया, जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। ठीक है, अब्दुल नाम का एक लड़का था जो उसकी दुकान में काम करता होगा। तो हामिद खान ने उसको आवाज़ लगाई अब्दुल कह के। तो कहते हैं कि छोकरा मतलब एक लड़का दौड़ते हुए आया
और वो क्या कर रहा था, वो लाल मिर्च सुखा रहा था आंगन में। तो वो भाग कर आया उसके पास। हामिद ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। ठीक है, पश्तो भाषा मतलब एक प्राचीन भाषा है। ठीक है, पश्तो भाषा में उसने उसे कुछ आदेश दिया। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भाग गया। ठीक है, पिछवाड़े मतलब दुकान के पीछे की तरफ वो भागा। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। किसी पर धौंस जमा कर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों न पड़े। ठीक है, क्या बताया उसने? कहते हैं कि जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ उनको उस माहौल में जो उनके वहाँ होता है उसमें उसे काफ़ी डर उसने देखा हुआ था। तो कहते हैं हम किसी पर धौंस जमा कर प्यार मोल नहीं ले सकते। आप कहते हैं कि ईमान और मोहब्बत के नाते मेरे होटल में आए हैं। तो कहते हैं इन बातों का असर मेरे दिल पर क्यों नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, कि आप जो इतने आराम से, इतने ईमानदारी से, इतने अच्छे से मेरे होटल में आए हो, इतने अच्छे से बातें कर रहे हो, तो इन बातों का असर तो मेरे ऊपर भी पड़ेगा ना। आप हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। हाँ, वो कहता है अगर हिंदू और मुसलमान, ठीक है, कि अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता, कि प्रेम से रहते तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी से आखिरी चपाती उतार कर लाया। अंगीठी पे बच्चों मतलब रोटियां सेकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं अंगीठी। कोयले डालते हैं उसमें, उसको गर्म करते हैं, फिर उस पर रोटियां सेकते हैं। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिए। हामिद खान ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी, फिर लोहे की तश्तरी में सालन परोसा। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। कहता है कि मैंने बड़े चाव से भरपेट खाना खाया। लेखक बता रहे हैं कि फिर मैंने बहुत चाव से मतलब बहुत शौक से उन्होंने भरपेट खाना खाया। सारा खाना उनकी टेबल पर लाकर उन्होंने रख दिया। कितने पैसे हुए? जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खां से पूछा। मुस्कुराते हुए हामिद ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ़ कीजिएगा, पैसा नहीं लूँगा, आप मेरे मेहमान हैं। ठीक है, देखो अच्छे से बातचीत करने से उनको एक दूसरे को कितना अच्छे से वो जान गए। और वो अब जो हामिद खां हैं इतना खाना उनके लिए बनाया इतनी गर्मी में, इतनी दोपहरी में, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, एक दुकानदार होने के नाते भी वो बोल रहे हैं कि मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं, क्योंकि आप हिंदुस्तान से आए हैं तो हमारे मेहमान हुए। ठीक है, मेहमानबाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे। आपको मेरी मोहब्बत की कसम। ठीक है, तो लेखक उसे अपने प्रेम की कसम देता है। ठीक है, कि मेरी मोहब्बत की आपको कसम है, आपको एक दुकानदार के नाते आपको ज़रूर पैसे लेने पड़ेंगे। मेहमान नवाजी आपने की वो बात ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन पैसे तो लेने ही होंगे। और 1 रुपये के नोट्स को मैंने हामिद खां की ओर बढ़ाया। ठीक है, लेकिन वो क्या सकुचा रहा था, वो मतलब थोड़ा हिचक रहा था, झिझक रहा था नोट लेने में। उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया। लेखक कहते हैं कि उसने वो रुपया लिए तो लिया मुझसे, लेकिन कहते हैं कि वो वापस उन्होंने मेरे हाथ में रख दिया। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए। कहते हैं कि मैंने खाने के पैसे ले लिए, एक बार तो उसने ले लिए, मगर मैं चाहता हूँ कि आप ही के हाथों में रहे, कि ये पैसे रहे आपके पास ही। जब आप पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद को याद करें। ठीक है, वो भी अपनी अच्छाई का परिचय दे रहा है कि वो कितना सच्चा और कितना ईमानदार था। ठीक है, और कितना मिलनसार था हामिद का। तो ये बात उसने पैसे न लेकर
वापस लेखक को पैसे लौटाकर, और कहा कि आप जब वहाँ जाएं वापस तो वहाँ पर मुसलमानी होटल में जब खाना खाएंगे, ठीक है, तो या फिर पुलाव खाएंगे तो क्या करेंगे, आप हामिद खां को याद करना उस टाइम, ठीक है। वहाँ से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडरों की तरफ चला आया। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा। लेखक कहते हैं कि फिर वहाँ से मैं चल पड़ा और तक्षशिला के जो खंडहर वो देखने गए थे तो वहाँ चला गया। कहता है उस दिन के बाद मैंने हामिद खां को फिर कभी नहीं देखा, पर हामिद खां की वह आवाज़, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी ताज़ा है। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान जिसने मुझ भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा को तृप्त किया था, बची रहे। मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ। ठीक है, लेखक क्या बताते हैं अब, कहते हैं कि फिर लेखक तक्षशिला के खंडहर देखने चले गए। उस दिन के बाद कहते हैं कि मैंने हामिद खां को नहीं देखा फिर, ठीक है। कहते हैं लेकिन उसकी जो आवाज़ थी, वो उसकी आवाज़, उसके साथ बिताए हुए के जो क्षण थे, जो पल थे, ठीक है, उसकी वह मुस्कान, कहते हैं कि वो मेरे दिल में बसी है। और जब तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी दुकान, कहते हैं कि उसकी जो हामिद ने और उसकी दुकान ने जिसने मुझे छाया दी थी, जिसने मुझे खाना दिया था, मेरी क्षुधा मतलब होती है भूख को तृप्त किया था, मतलब शांत किया था, ठीक है, संतुष्ट कर दिया उसकी भूख को। तो कहते हैं कि वो दुकान उसकी बची रहे इन दंगों से, किसी तरह उन दंगों का उसकी दुकान पर कोई असर ना पड़े। और लेखक यही प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि किसी तरह हामिद खां को बचाए रखना। तो चलिए बच्चों, आगे इसके ना थोड़े जो प्रश्न दिए गए हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला प्रश्न दिया गया है कि लेखक का परिचय हामिद खां से किन परिस्थितियों में हुआ, ठीक है। तो हम इसमें क्या बताएंगे कि जब लेखक तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गया, ठीक है, तो वहाँ पर कड़कड़ाती धूप के कारण, भूख के कारण, प्यास के कारण लेखक का बुरा हाल था, ठीक है। और उस भूख की वजह से लेखक क्या वहाँ होटल ढूंढ रहे थे, उन्हें वहाँ कोई होटल नज़र नहीं आया। फिर वो एक गांव की ओर चल पड़े, ठीक है। फिर उन्हें कहीं से एक दुकान दिखाई दी, वहाँ से चपातियों की खुशबू आ रही थी और वो उस दुकान के अंदर चले गए, ठीक है। और जब वहाँ दुकान में जा कर के उन लेखक ने वहाँ खाना खाने की बात की तो दुकानदार और लेखक के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई। और वो दुकानदार कौन था, हामिद खां था। जिस दुकान में लेखक अंदर गए थे वो उस दुकान का जो मालिक था वो था हामिद खां, ठीक है। तो इस तरह खाना बनाने और खाना खाने के समय में लेखक और हामिद खां की दोस्ती हो गई। इस तरह से लेखक का परिचय हामिद खां से हुआ था, ठीक है ना। ये बातें अब आप लिख लेना अच्छे से बुक में से देखकर भी, और थोड़ा आइडिया मैं आपको दे रही हूँ। दूसरा प्रश्न है, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आँखों से देख सकता, हामिद ने ऐसा क्यों कहा, ठीक है। कहते हैं कि हामिद ने ऐसा किस लिए कहा होगा, क्योंकि जब लेखक ने हामिद खां को बताया कि हमारे वहाँ हिंदू मुसलमानों में झगड़े नहीं के बराबर होते हैं, हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं, हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं होता है, ठीक है। और कहते हैं कि हमारे जो पहली मस्जिद का निर्माण हुआ था वो हमारे ही राज्य के स्थान कुंडुगुल्लूर में है, ठीक है। इन सब बातों को जब लेखक ने हामिद खां को बताया तो हामिद खां के मुख से निकला कि काश ये सब आकर मैं अपनी आँखों से देख लेता, ठीक है।
इसलिए लेखक ने कहा था, क्योंकि जो इसलिए हामिद खां ने कहा क्योंकि हामिद खां के वहाँ जो स्थिति थी वो बिल्कुल विपरीत थी। वहाँ ऐसा नहीं होता था, प्यार प्रेम से वहाँ लोग नहीं रहते हैं। तो इसलिए हामिद खां ने ये बात कही थी कि जो इतनी अच्छी जगह है तो मैं अच्छा होता कि मैं उसे अपनी आँखों से देख पाता। तो अगला प्रश्न है बच्चों, हामिद को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था? हामिद को लेखक की किन बातों पर हामिद को लेखक की इन्हीं बातों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि जो लेखक उन्हें बता रहे थे कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में झगड़े नहीं के बराबर होते हैं, ठीक है, सब प्रेम से रहते हैं, ठीक है, कोई आपस में बैर नहीं है किसी का, हिंदू मुसलमान का। और हमारे यहाँ अगर बढ़िया पुलाव खाना हो या बढ़िया चाय पीनी हो तो हम मुसलमानी होटल में चले जाते हैं, ठीक है। तो इन सब बातों को जब हामिद खां ने सुना तो लेखक की इन बातों पर उसे विश्वास नहीं हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है, हामिद खां ने खाने का पैसा लेने से इनकार क्यों कर दिया? हामिद खां ने खाने का पैसा लेने से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि हामिद को लेखक का व्यवहार बहुत अच्छा लगा, ठीक है, और हामिद खां ने भी उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहा। लेखक ने जब उसके दुकान में, उसके होटल में खाना खाया तो लेखक की उससे दोस्ती हो गई, ठीक है। लेखक ने उसको जब ये बताया कि हमारे यहाँ तो स्थिति बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई झगड़े नहीं होते हैं, ठीक है, और किस तरह से प्यार से उन्होंने आपस में एक दूसरे से बातें की, तो इसलिए हामिद खां ने भी लेखक से पैसे लेने से इनकार कर दिया था। और जब लेखक ने पैसा देना ही चाहा था उनको, तो हामिद खां ने कहा था कि ये पैसे मैंने आपसे लिए और आप ये पैसे मेरी तरफ से लो और आप क्या करो, आप इनसे जा कर के किसी मुसलमानी होटल में खाना खाना और अपने हामिद को याद करना, ठीक है, कि तक्षशिला में जो हामिद मिला था उसे फिर आप याद कर पाओगे। तो इसलिए क्योंकि जो हामिद खां था वो भी अच्छी प्रकृति का इंसान था। मालाबार में हिंदू मुसलमानों के परस्पर संबंधों को अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। हिंदू मुसलमानों के संबंध क्या थे बच्चों? यही संबंध जो अभी हमने बात की है, ठीक है ना, कि मालाबार में क्या होता है, हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहते हैं। वहाँ पर अगर किसी हिंदू को बढ़िया खाना खाना है या बढ़िया चाय पीनी है तो वो किसी मुसलमानी होटल में भी चले जाते हैं, ठीक है, कि प्यार प्रेम इतना है कि ऐसा नहीं देखते कि किसका होटल है, हिंदू का है मुसलमान का, नहीं, कोई किसी में भी जा सकता है, हमारे यहाँ ऐसा है, ठीक है। और हिंदू मुसलमान में यहाँ कोई भी फ़र्क नहीं होता है, सब मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ दंगे जो हिंदू मुसलमान में होते हैं वो नहीं के बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो यही सब बातें हैं, ये हिंदू और मुसलमान के आपसी संबंध है। यहाँ कोई किसी में भेदभाव नहीं करता है, यहाँ पर कोई किसी भी जाति का हो, सब मिलकर ही रहते हैं। तो हिंदू मुसलमान भी मिलकर ही रहते हैं, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, हमारे यहाँ ऐसा कोई भेदभाव जाति और धर्म का नहीं है, ठीक है। उसके बाद है, तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार कौंधा? इससे लेखक के स्वभाव की किस विशेषता का परिचय मिलता है? देखो, तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में ये विचार आया कि हे भगवान, मेरे हामिद की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना, ठीक है। जैसे ही उन्होंने खबर पढ़ी उनके दिमाग में हामिद खां याद आया कि वहाँ पर जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, तो कहते हैं कि लेखक को बहुत याद आ रहा था कि जिस हामिद खां ने मुझे इतनी भरी दोपहरी में कड़कती धूप में मुझे खाना खिलाया, मुझे छाया दी थी, तो वो चाह रहे थे कि इस आगजनी में उसके हामिद खां की जो दुकान है वो बची रहे, ठीक है। इसे लेखक के स्वभाव की किस विशेषता का
लेखक की मानवता जो लेखक दिखा रहे हैं उसकी उसी विशेषता का पता चलता है कि वो एक अच्छा मानव होने का परिचय यहाँ दे रहे हैं कि जो हामिद खां के प्रति उनके मन में जो दया आ गई है, उससे जो प्रेम हो गया था, ठीक है, उस प्रेम को यहाँ पर दर्शाया गया है कि लेखक अपने ही चाहे अपने देश में बैठे हैं लेकिन उन्हें वो हामिद खां का किया गया उपकार आज भी याद है और वो उनके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी दुकान है जो वो सांप्रदायिक दंगों से बची रहे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।